डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, द सेकंड चैप्टर ऑफ 11th कोर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कंप्लीट प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री का बेस चैप्टर तो है ही, साथ साथ में आपको साइंस के डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ बताता है। पूरा इमेजिनेशन से भरा हुआ और एक फेरी टेल्स की तरह, परी कथाओं की तरह है ये चैप्टर, जो स्टूडेंट की केमिस्ट्री में इंटरेस्ट को डेवलप करता है। और इवन केमिस्ट्री में नहीं, साइंस में इंटरेस्ट को डेवलप करता है कि किस तरह से साइंटिस्ट जो प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स करते हुए माइक्रो लेवल्स पर जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, उनकी इमेजिनेशन कैसे करते हैं, उनको कैसे डिस्कवर करते हैं। प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एवरेज जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी आप मान लीजिए नीट के अंदर, इस चैप्टर में से लगभग 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते हैं आउट ऑफ 45। एंड जेई की अगर मैं बात करूं तो जेई मेन के अंदर तो है, मान लीजिए आप 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 इसमें से आएगा ही आएगा। और जेई एडवांस की बात करूं अगर मैं, तो जेई एडवांस के अंदर दोनों पेपर मिलाकर के अपन बोल सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 42 to 45 क्वेश्चन में से आएगा। तो इसलिए काफी ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन भी है, चैप्टर भी है, और साथ साथ में बेस चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री भी है, बेस चैप्टर ऑफ साइंस है, और इमेजिनेशन एंड हाइपोथेसिस से भरा हुआ चैप्टर, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले अगर हम आउटलाइन की बात करें, आउटलाइन ऑफ द चैप्टर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जो हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कंप्लीट कर चुके हैं, उसी थ्योरी को छोटा सा रिवाइज कर लेंगे। शुरुआत तो यही होती है। फादर ऑफ एटॉमिक साइंस जो है, जिनको बोला जाता है जॉन डाल्टन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हालांकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना, इसलिए ज्यादा इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं पूरा डिटेल में, लेकिन फिर भी थोड़ा फास्टली रिवाइज कर लेंगे 1808 में। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स किनको बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स को बोलते हैं जिनसे हम मानते हैं कि एटम बना हुआ है, जो एटम के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, जो एटम के परमाणु के घटक कण हैं, उनको हम उन और कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन सब के बारे में इस सेकंड पॉइंट में देखेंगे। थर्ड पॉइंट से हम क्या करेंगे कि अलग अलग एटॉमिक मॉडल देखना चालू कर देंगे। थर्ड पॉइंट से हम अलग अलग एटॉमिक मॉडल देखना चालू कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जो कि जे थॉमसन ने दिया था, आगे जाकर के गलत प्रूव हो गया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में थॉमसन के ही स्टूडेंट रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जो कि बहुत ही फेमस हुआ, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड हिज एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने, बहुत महान साइंटिस्ट रदरफोर्ड, जो अपनी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की इन्होंने, रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियो को डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, रदरफोर्ड जो एटॉमिक बॉम्ब बना था अमेरिका में, उसकी जो कमिटी थी एटम बॉम्ब को डेवलप करने वाली, उसके अंदर 5 साइंटिस्ट थे, उसमें से वन ऑफ द रदरफोर्ड थे, एक एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ऑटो हॉर्न इसके प्रेसिडेंट थे। तो रदरफोर्ड बहुत ही महान साइंटिस्ट ऑफ हिज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ फेलियर्स आ गए थे, कुछ कमी आ गई थी। तो फर्स्ट स्टेबल एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम आया, फर्स्ट स्टेबल मॉडल ऑफ एटम आया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, साइंटिस्ट नील बोहर ने दिया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल, 1913 में दिया गया था। द फर्स्ट स्टेबल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं इसको, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद में बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उसके भी फेलियर्स देखेंगे।
फिर के बाद में फिर सोमरफील्ड ने बोहर मॉडल को एक्सटेंड किया, इसको हम बोलते हैं सोमरफील्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल। ये देखेंगे क्या एक्सटेंशन किया उन्होंने, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन सोमरफील्ड के एक्सटेंशन के बाद भी एटॉमिक मॉडल जो है, एटम की स्ट्रक्चर जो हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मिल रहे थे, कुछ ऐसी बातें मिल रही थी जो कि हमें ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं अभी तक कुछ कमी है, अभी तक हम एटम की स्ट्रक्चर को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, एटम की बातों को हम समझा नहीं पा रहे थे। तो फिर लास्ट में आया 7th पॉइंट, हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, dual nature of radiation and matter and wave mechanical model, wave mechanical model of atom, जो कि सबसे मोस्ट मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम है, सबसे आधुनिक मॉडल है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये डुअल नेचर, हमें बहुत सारी ऐसी नेचर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जिससे कि हम कुछ नए कंक्लूजन्स तक पहुंचे, कुछ नए कंक्लूजन्स हमने निकाले कि भाई रेडिएशन जो है उसमें डुअल नेचर है, मैटर के अंदर डुअल नेचर है। आप लोगों से मैटर की डुअल नेचर का एटॉमिक साइंस से क्या मतलब है, बड़ा गहरा मतलब है। एटॉमिक साइंस का असली महत्व, एटॉमिक साइंस के बारे में जो असली नॉलेज है, एटम के बारे में जो असली नॉलेज है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में जो असली नॉलेज है, वो हमें तभी हुआ जब हम ये समझ पाए कि मैटर में भी डुअल नेचर होती है। ये डुअल नेचर का क्या मतलब है और डुअल नेचर से क्या फर्क पड़ा, ये सारी बातें हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद हम वेव मैकेनिकल मॉडल डेवलप कर पाए, जो कि आज मोस्ट मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम है, जिसकी हेल्प से हम एटम को पूरा समझ पाते हैं, एटम की सारी बिहेवियर को, एटम की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इस तरह से जो है वो वेव मैकेनिकल मॉडल मोस्ट मॉडर्न मॉडल डेवलप हुआ। और लास्ट में उसके बाद में हम बहुत सारी और अदर बातें भी करेंगे 7 पॉइंट के बाद में। उसके बाद हम 8 पॉइंट में देखेंगे कि ये जो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है ये क्या होता है। क्वांटम नंबर्स देख लेंगे पहले, क्वांटम नंबर्स के बाद में फिर हम 9th पॉइंट में क्वांटम नंबर्स क्या होती है। 4 तरह की क्वांटम नंबर होती है, आगे बताऊंगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर्स क्या होती है। फिर 9th पॉइंट में अपन देखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। 10th पॉइंट के अंदर देखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर, शेप ऑफ ऑर्बिटल देखते समय एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स एंड नोड्स। ये नोड्स क्या होता है ये भी आगे देखेंगे। 10th पॉइंट के अंदर अपन देखेंगे ऑफ-बो प्रिंसिपल। एक ऑफ-बो प्रिंसिपल दिया गया एटॉमिक साइंस के अंदर, जिसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर 3 रूल आते हैं, N+L रूल और बोहर-बरी स्कीम। और N+L रूल के बाद में आता है एक इसके अंदर ही जो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुर्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीनों मिला के ऑफ-बो प्रिंसिपल कहलाते हैं। तो ये ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या है, ये क्यों दिया गया था, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद में ये ऑफ-बो प्रिंसिपल देखने के बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। और फिर 12th पॉइंट में अपन सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो छूट जाएंगे, कुछ ऐसी बातें वो यहाँ पर लास्ट में कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये 12 पॉइंट हमें देखने हैं टोटल। शुरुआत करते हैं हम डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। जैसा कि अपन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में देख चुके हैं डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसको वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं। डॉल्टन ने सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, जो लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उन पुराने जमाने में अपन केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते थे, एक्चुअली आजकल हम इनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो कुछ बेसिक बिहेवियर, बेसिक पैटर्न के अकॉर्डिंग होती थी। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन लॉज को देख करके डॉल्टन ने ये कंक्लूजन निकाला। इन लॉज को थियोरेटिकल सपोर्ट देने के लिए इन लॉज की हेल्प से डॉल्टन ने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम्स होते हैं।
एलिमेंट्स जो है वो एटम से बने होते हैं, और एटम्स मिलकर के एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलकर के कंपाउंड एटम बनाते हैं, जो कि कंपाउंड की सबसे छोटी प्रॉपर्टी होती है। फिर एवोगैड्रो ने कहा था कि एवोगैड्रो ने बताया कि डाल्टन बात सही बोल रहे हैं, एटम होते हैं लेकिन एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो जो कंपाउंड एटम है वो मॉलिक्यूल है। ये सारी बातें हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये सब बातें डिस्कस की थी। तो इस तरह से 1808 के आसपास साइंटिस्ट को ये पता चल गया था कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो हमें सीधे कंटिन्यूस दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यूस नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। उन पार्टिकल्स को हम अल्टीमेटली बोलने लगे, लास्ट में कंक्लूजन निकला कि वो मॉलिक्यूल है, और वो मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बने हैं, और इस तरह से एटम्स की डिस्कवरी हो गई। एटम होते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, हर एलिमेंट्स के अपने जितने भी एटम्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज के बेस पर जो है वो एक जैसे होते हैं, है ना, और उनमें मास भी ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत आइसोटॉपिक एटम्स भी मिल सकते हैं। इस तरह से एटम की डिस्कवरी हो गई। लेकिन अब ये एटम खुद किसका बना है, एटम खुद किस चीज का बना है, एटम की प्रॉपर्टीज में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों है, उनमें क्या डिफरेंस है। यानी साइंटिस्ट एटम की इनर स्ट्रक्चर को जानने के लिए कोशिश करने लगे, एफर्ट्स करने लगे, और बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का एंड आते आते लगभग 1808 19th सेंचुरी की शुरुआत है, और 19th सेंचुरी का एंड आते आते हमें एटम की इनर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इनडायरेक्ट हिंट्स मिलने लगे। कुछ ऐसे बातें साइंस में डिस्कवर हुई एक्सपेरिमेंट्स करने के दौरान, और हमें पता चला, हमें कुछ अंदाजा मिलने लगा कि एटम की इनर स्ट्रक्चर क्या होती होगी, क्या हो सकती है, और हम इमेजिनेशन करने लगे उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके बेस पर क्या इमेजिनेशन, किस तरह से साइंटिस्ट इमेजिनेशन करते हैं, इसका भी एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल हमें इस पूरी थ्योरी को पढ़ते समय मिलेगा। तो 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इनडिविजिबल पार्टिकल है, टूट नहीं सकता, बाद में पता चला कि टूट भी सकता है, लेकिन शुरू में डाल्टन ने इंडिविजुअल माना था। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है वो एलिमेंट्स के एटम्स एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, और इस तरह से एटम्स के एटॉमिक साइंस दी। उन्होंने जो है अपनी एक बुक लिखी, उस बुक के अंदर इस सारी एटॉमिक थ्योरी को उन्होंने बताया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को अपने सबूत के रूप में, एविडेंस के रूप में यूज किया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को उस एटॉमिक थ्योरी के बेस पर समझा दिया। और फिर हम एफर्ट्स करने लगे, जो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आने के बाद ये तो स्टेब्लिश हो गया था कि एटम होते हैं, लेकिन अब एटम में आपस में डिफरेंस क्यों है, प्रॉपर्टीज में, मास में डिफरेंस क्यों है, एटम खुद किससे बना है, नेचर में, यूनिवर्स में कभी न कभी तो एटम बना ही होगा। तो उसके लिए हम जो है वो रिसर्च करने लगे, लोग कोशिश करने लगे, एफर्ट्स करने लगे, और उन एफर्ट्स को सक्सेस मिली। सेकंड पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला इसके अंदर हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए, लगभग 1859 के आसपास माइकल फैराडे, जूलियस प्लकर जैसे साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करवाते समय उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगाते थे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कोई पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट बैटरी से कनेक्ट कर दी, और बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते थे, और वो चाहते थे कि करंट जो है वो इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंच जाए, या इस प्लेट से इस प्लेट तक, दोनों के बीच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने लगे। उस दौरान उन्होंने कुछ
रेज को ऑब्जर्व किया कि यहां पर कुछ बीच में आपस में कुछ रेज बनती है जब हम ऐसा करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट को बाद में पूरी तरह से परफॉर्म किया 1879 में साइंटिस्ट विलियम क्रुक्स ने, जिसको हम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो फैराडे का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, प्लकर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन अल्टीमेटली कैथोड रेज की डिस्कवरी का जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन में जो मेजर पार्ट है वो माना जाता है विलियम क्रुक्स का, है ना। वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कैथोड रेज वेयर ऑब्जर्व्ड बाय माइकल फैराडे, लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम साइंस को थोड़ा डीपली पढ़ें तो पता चलेगा ठीक है फैराडे ने कुछ अंदाजा लगाया था, लेकिन कैथोड रेज को बारे में पूरा ढंग से साइंस को, एटॉमिक साइंस को, साइंटिफिक वर्ल्ड को बताने का कंट्रीब्यूशन विलियम क्रुक्स को जाता है। क्रुक्स जो है वो टेलीविजन की डिस्कवरी में लगे हुए थे। टेलीविजन की डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट जो है ना वो काफी ज्यादा कंपटीशन में थे। साइंटिस्ट जेएल बेयर्ड, जिनको टेलीविजन का डिस्कवरर माना जाता है, और क्रुक्स जो कि उनके क्लास फेलो थे। दोनों बचपन के दोस्त, आपस में साथ पढ़ने वाले, और दोनों ने पूरी पढ़ाई, लगभग अपनी सारी पढ़ाई साथ में की, और दोनों फिजिक्स के बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने। इन फिजिक्स के दो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए आपस में कंपटीशन कर रखा था, टेलीविजन की डिस्कवरी, कि विजन को बिना किसी वायर की हेल्प से, एयर्स की हेल्प से, एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए। इसे कहते हैं टेलीविजन। उस टेलीविजन की डिस्कवरी के दौरान क्रुक्स को क्या करना था, विलियम क्रुक्स को जो है वो मतलब थियोरेटिकली ये पता चल गया था फिजिक्स के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से कि अगर हम विजिबल रेज को सीधा ही ट्रांसमिट करेंगे, भाई कोई जैसे कोई विजन हम देख रहे हैं तो वो विजिबल रेज की वजह से देख रहे हैं, तो विजिबल रेज की वजह से जो हम विजन देख रहे हैं वो विजिबल रेज अगर सीधी हम यहां से, कोई मान लीजिए मैंने कैमरे में कोई विजिबल रेज जो है वो कैच कर ली, है ना, फील कर ली, ऑब्जर्व कर ली, अब सीधा विजिबल रेज के रूप में मैं उसको भेजूंगा अर्थ में एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जो विजिबल रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बहुत तेज गति से चलती है, बहुत स्पीडली चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁵ का मतलब समझते हो ना, 1 2 3 4 5, समझ गए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, और अर्थ की रेडियस जो 6000 किलोमीटर ही है, यानी हम एक सेकंड में कोई विजिबल रेज को यहां से भेजें तो वो अर्थ के दूसरे छोर तक पहुंचने में भी एक सेकंड भी नहीं लगाएगी, उससे भी बहुत कम समय में 1/5 सेकंड में ही वो वहां से वहां पहुंच जाएगी, 1/50 सेकंड में वहां से वहां तक पहुंच जाएगी, यानी बहुत स्पीडली मूव करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, विजिबल रेज को सीधा विजिबल रेज के रूप में नहीं भेज सकते टेलीविजन के लिए, क्योंकि विजिबल रेज की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा, लैम्डा होती है बहुत कम, एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, इसलिए वो अर्थ में एयर के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। थोड़ी दूर तक कोई विजिबल रेज जाएगी, एयर के पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती है सब्सटेंसेस पे इंसिडेंट किए जाने पर। तो ऐसी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में इनको भेजें जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो इनकी तरह ही और इसी स्पीड से चलती हो, लेकिन जो कि बहुत ज्यादा वेवलेंथ वाली हो, बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली हो, बहुत कम एनर्जी वाली हो, जिससे कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो नेचर के अंदर, एयर के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते समय। तो फिर साइंटिस्ट जेएल बेयर्ड, विलियम क्रुक्स तथा इन लोगों ने मिलकर कंक्लूजन निकाला कि अगर हम विजिबल रेज को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर दें, रेडियो वेव्स एक और अलग टाइप की बहुत बड़ी बड़ी वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। रेडियो वेव्स मतलब ये नहीं जो रेडियो से निकल रही है, वो नहीं, रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विजिबल रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विजिबल रेज हो चाहे रेडियो वेव्स हो। तो विजिबल रेज को हम रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर दें और रेडियो वेव्स के रूप में उनको ट्रांसमिट कर दें, विजिबल रेज को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट किया, रेडियो वेव्स के रूप में ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसमिट करके जिस जगह पर हमें देखना है वहां पर हम क्या करें, एक
टेलीविजन नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा दें, वो क्या करेगा, ये रेडियो वेव्स लेगा और उनको वापस विजिबल रेज में कन्वर्ट कर देगा। टेलीविजन वो इंस्ट्रूमेंट है जो रेडियो वेव्स को पकड़ के रेडियो वेव्स के रूप में हमने ट्रांसमिट कर दिया, क्योंकि रेडियो वेव्स का लेमडा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो नेचर में एब्जॉर्ब नहीं होती, वो हजारों किलोमीटर दूर तक जाने पर भी एब्जॉर्ब नहीं होती, है ना। और पहले तो टावर टू टावर, पहले क्या करते थे, विजिबल रेज को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके टावर टू टावर भेज देते थे। आजकल क्या करते हैं कि विजिबल रेज को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके पहले सैटेलाइट को भेज देते हैं। सैटेलाइट क्या करता है कि जहां पर हमें उसका ट्रांसमिशन करना हो अर्थ के पूरे एनवायरमेंट में रेडियो वेव्स को फैला देता है। टेलीविजन, हमारा जो टेलीविजन सेट है वो इन रेडियो वेव्स को पकड़ता है और उनको वापस विजिबल रेज में कन्वर्ट करके हमें, ये टेलीविजन सेट है, इसको हम वापस इनको इस विजिबल रेडियो वेव्स को इसके अंदर डालते हैं, जो वायर आता है एंटीना से या डिश केबल से, और उससे हम वापस विजिबल रेज में, अंदर एक ट्यूब लगी होती है जिससे वापस विजिबल रेज में कन्वर्ट हो जाता है। वापस विजिबल रेज में कन्वर्ट होकर के हमने यहाँ पर सामने बैठने वाले को दिख जाता है, क्योंकि हमें तो विजिबल रेज दिखेगी, हमें तो रेडियो वेव्स दिखेगी नहीं। तो इस तरह से विजिबल रेज को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके भेज दिया, टेलीविजन सेट ने रेडियो वेव्स को पकड़ के वापस उसको विजिबल रेज में कन्वर्ट करके यहाँ इस व्यक्ति को दिख गया, तो टेलीविजन हो गया दूर का। तो इस तरह से ये कुछ थियोरेटिकली बात चल रही थी, ऐसा कुछ करना चाहिए। अब विजिबल रेज को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करना बहुत इजी था, लोग सक्सेसफुल हो गए थे, जेल बेड भी सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन इन रेडियो वेव्स को विजिबल रेज में वापस कैसे बदलें, इसके लिए एक थियोरेटिकली एक कंक्लूजन साइंटिस्ट ने निकाल रखा था कि अगर आप रेडियो वेव्स को अगर आप ऐसी जगह से पास आउट करो जिसमें परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो और मैग्नेटिक फील्ड लगा हो, रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिक करंट के साथ मिक्स करके, इलेक्ट्रिक करंट जानते हो आप लोग, है ना, बिजली का झटका, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को रेडियो वेव्स के साथ मिक्स करके ऐसी जगह में से, एयर में से पास आउट करवाओ, ऐसी जगह से पास आउट करवाओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के बीच, और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में एक ये कोई मैग्नेट है, उसका साउथ पोल इधर है, ये नॉर्थ पोल है, और ये दूसरी मैग्नेट है, इसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच ये जो एयर का जगह है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा एक मैग्नेट के बीच, है ना। यहाँ पर कोई मैग्नेट रख दी, मान लीजिए अपन ने इस तरह से, है ना, नॉर्थ और साउथ, इसका नॉर्थ इधर है ना, इसका साउथ इधर है, तो इस तरह से दो मैग्नेट लगा दी, एक उस साइड में लगा दी, एक इधर लगा दी। तो उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा कि वो रेडियो वेव्स जो है वो विजिबल रेज में कन्वर्ट हो जाएगी। जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से और मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह में से गुजरेगा तो वो रेडियो वेव्स वापस विजिबल रेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिजिक्स में ऐसा बता रखा था। रेडियो वेव्स तो एयर में से पास आउट हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो तो एयर में से पास आउट हो सकती है, वो वैक्यूम में से भी पास आउट हो सकती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से हम तक आ रही है, बीच में एकदम वैक्यूम पड़ा है तो भी आ रही है, फिर उसके बाद अर्थ में एंटर करती है, अर्थ के एनवायरमेंट में, तो एयर में से पास आउट होती भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो वेव्स हो चाहे विजिबल रेज हो, बस ठीक है, जो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है, एनर्जी वाली होती है, कम लेमडा वाली होती है, कम वेवलेंथ वाली होती है, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है किसी मीडियम के अंदर, एयर के अंदर, वाटर के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है ना। बहुत सारा एयर जो हमारा जो ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, एयर है ना, वो एक हमारे लिए बहुत सेफ्टी कवर भी है। वो क्या करता है, बहुत सारी सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है ऊपर ही, और अर्थ के जो है ना ग्राउंड लेवल तक आने नहीं देता, जिससे उन हार्मफुल रेज से हम बच जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो रेडियो वेव्स तो एयर में से पास आउट हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को एयर में से कैसे पास आउट करें? एयर तो नॉन कंडक्टर मीडियम है भाई। इलेक्ट्रिक करंट को हम वायर में से, मेटल में से पास आउट कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक करंट को यहां दोगे, यहां पर उसका झटका महसूस होगा। वायर, मेटल वायर्स ना, जो वाटर भी, प्योर वाटर नहीं, प्योर वाटर के अंदर थोड़ा सॉल्ट वोल्ट डाल दो, उसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो जाएगा। कौन कौन कंडक्टर्स हैं, कौन कौन नॉन कंडक्टर्स है जानते हो आप लोग, है ना। वुड जो है वो नॉन कंडक्टर है, प्लास्टिक है नॉन कंडक्टर है, हमारी बॉडी कंडक्टर है, हमारे में से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो जाता है ना। प्लास्टिक की जो रबर की चप्पल है वो नॉन कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता।
तो एयर भी क्या नॉन कंडक्टर है? एयर तो नॉन कंडक्टर है, तभी तो हम लोग चुपचाप खड़े आराम से इजीली। अगर एयर कंडक्टर होता तो हमारे घरों में सब तक इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, प्लग तक स्विच तक जो है ना वो आई हुई है इलेक्ट्रिक करंट। और अगर एयर भी कंडक्टर होता तो वो इलेक्ट्रिसिटी तो हम तक पहुंच जाती कंडक्शन होते हुए, और हम खड़े रहते, हम डांस कर रहे होते। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो एयर है वो नॉन कंडक्टर है। तो रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिक करंट के साथ मिक्स करके एयर में से कैसे पास आउट करेंगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था साइंटिस्ट को कि रेडियो वेव्स को वापस विजिबल रेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो साइंटिस्ट विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया, क्रुक्स एक्सपेरिमेंट, क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्रुक ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया। ये एक्सपेरिमेंट क्रुक्स ने क्यों करवाया था? टेलीविजन की डिस्कवरी करने के लिए। हालांकि बाद में ज्यादा सक्सेस मिली जो है वो जेल बेयर्ड को, और टेलीविजन का डिस्कवर रूप से उन्हें माना जाता है। लेकिन टेलीविजन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रेडियो वेव्स को वापस विजिबल रेज में कन्वर्ट करना, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्रुक्स ने किया था। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन साइंटिस्ट क्रुक्स ने किया था। और उस पुराने जो टेलीविजन होते थे जिसमें पीछे वाला पार्ट बहुत काफी बड़ा सा होता था, उसके अंदर एक पिक्चर ट्यूब नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता था। और वो पिक्चर ट्यूब नाम का जो एक्सपेरिमेंट है उसको उस पिक्चर ट्यूब जो होती है उसको हम साइंस की लैंग्वेज बोलते हैं क्रुक्स ट्यूब। वो क्रुक्स ट्यूब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखिएगा। क्रुक्स ने टेलीविजन की डिस्कवरी करने के लिए रेडियो वेव्स को विजिबल रेज में कन्वर्ट करने के लिए रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिक करंट के साथ मिक्स करके एयर में से पास आउट करवाने का एक्सपेरिमेंट करने की सोची। और इसके लिए उनको इलेक्ट्रिक करंट को एयर में से पास आउट करवाना था, जो कि बड़ा डिफिकल्ट जॉब था, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एयर में से पास आउट नहीं हो सकता। एयर नॉन कंडक्टर मीडियम है, कुचालक है। एयर जो है वो कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन क्रुक्स को आइडिया मिला क्लाउड की थंडरिंग ऑफ क्लाउड से। जब बरसात के मौसम में बहुत सारे क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, तो ऊपर जब बहुत सारे तेजी से स्पीडली क्लाउड्स टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, और अपन देखते हैं बादल की गड़गड़ाहट और थंडरिंग ऑफ लाइट हमें दिखाई देता है। तो और कई बार ऐसा होता है कि ऊपर क्लाउड के अंदर जो आपस में टकराने से जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है, और ये अर्थ है, तो कई बार जो भी क्लाउड टकराने से जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है वो जनरली ऊपर ही खत्म हो जाता है, ऊपर ही करंट पैदा होता है, फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो ऊपर ही खत्म हो जाता है। लेकिन कई बार जब बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है तो कुछ लाइट अर्थ को स्ट्राइक कर जाती है। तो यहाँ पर क्लाउड है, ये कंडक्टर मान लो, है ना, वाटर है, इम्प्योर वाटर फॉर्म के अंदर मान लो ये क्लाउड जो है कंडक्टर है, अर्थ जो है वो कंडक्टर है, बीच में नॉन कंडक्टर मीडियम है ना, लगभग काफी बड़ा किलोमीटर, एक किलोमीटर हाइट पर मान लीजिए क्लाउड है, या 500-600 मीटर ऊपर हाइट पे क्लाउड्स है, तो बीच में नॉन कंडक्टर मीडियम है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में थंडरिंग लाइटनिंग होते समय कई बार इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तेजी से जमीन में एंटर करती है, उसे हम बोलते हैं बिजली गिरना। बहुत जबरदस्त साउंड होती है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सारा अर्थ में चला जाता है। और कई बार नुकसान भी होता है, पेड़ पर गिरती है तो पेड़ तोड़ देती है, किसी मनुष्य पर, आदमी पर गिरे, हम किसी पर व्यक्ति पर गिरे तो उस व्यक्ति खत्म हो जाता है, जल जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी कई बार एयर में से होता हुआ इधर पास आउट हो रहा है। तो क्रुक्स के दिमाग में आइडिया आया, क्रुक्स ने जब थंडरिंग लाइट की देखी तो उन्होंने देखा ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बादलों से अर्थ पे कैसे आ गया, एयर में से पास आउट होता हुआ। इसका मतलब अर्थ में, एयर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाया जा सकता है। तो उसने कहा ऊपर जरूर कुछ ऐसी कंडीशंस रही होंगी जिससे कि नॉन कंडक्टर मीडियम एयर भी कंडक्टर हो गया। ऊपर क्या कंडीशन है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर लो होता जाता है, और जब बादल टकराते हैं तो हजारों वोल्ट, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के इतने ज्यादा अमाउंट में टकराने से, बादलों के टकराने से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। फ्रिक्शन से कई बार जो अनचार्ज्ड पार्टिकल्स है वो भी चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट होकर के चार्ज मूव करने लगता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऊपर हाई वोल्टेज है और लो प्रेशर है। तो क्रुक्स ने सोचा कि मैं भी क्या करूं, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक छोटी सी हार्ड ग्लास ट्यूब में ले लूं, एक हार्ड ग्लास ट्यूब ले लूं जिसके अंदर मैं 2 मेटल प्लेट्स लगा दूं साइड पे। पहले ट्यूब जो है वो ओपन थी
मुझे हाथ लगा के थोड़ा छेद करके वायर डाल दिया, इधर से प्लेट लगा दी, फिर ट्यूब को आपस में कनेक्ट कर दिया। हार्ड ग्लास ट्यूब थी, बहुत ज्यादा थिक हार्ड ग्लास था, क्योंकि अंदर बहुत लो प्रेशर क्रिएट करने वाले थे क्रूक्स, इसलिए अगर थोड़ी कमजोर सी ट्यूब होती तो टूट जाती। बाहर वाली, जब अंदर हम कहीं लो प्रेशर पैदा करेंगे तो बाहर वाली एयर प्रेशर डालेगी अंदर जाने के लिए, तो अगर मरियल सी कमजोर सी ग्लास ट्यूब हो तो वो टूट जाएगी। इसलिए हार्ड ग्लास ट्यूब, बहुत हार्ड ग्लास होता ना, काफी मजबूत ग्लास, उसकी ट्यूब बनाई, एक छेद करके वैक्यूम पंप से अटैच कर दिया। वैक्यूम पंप, जैसे एयर डालने का एयर पंप होता है उस तरह एयर निकालने का सक्शन पंप होता है, जिससे एयर निकाल के अंदर लो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दो यहां पर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट। जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा उसको खुद को, उस मेटल प्लेट को पॉजिटिव प्लेट बोल दो। जो बैटरी के नेगेटिव पोल से अटैच्ड है उसको नेगेटिव प्लेट बोल दो। नेगेटिव प्लेट को हम बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव प्लेट को बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव मेटल प्लेट के बीच में एयर है, नॉर्मल एयर है। वैक्यूम पंप से प्रेशर कम करते गए और यहाँ वोल्टेज बढ़ाते गए। बीच में ये की लगा दी, स्विच लगा दिया और इस तरह से जो है करंट पास आउट हो रहा था। करंट आप जानते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव पास आउट होता है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, है ना, करंट की डायरेक्शन। तो और उन्होंने कहा क्या कर रहे थे, लोगों ने कहा क्या बात के, क्या ये क्रूक्स ऐसे क्या कर रहे हैं, दो वायर को आपस में अटैच कर नहीं रहे हैं, दूर दूर ले जाके छोड़ दिया और उनको वोल्टेज दे रहे हैं, प्रेशर घटा रहे हैं। क्योंकि क्रूक्स क्या करना चाह रहे थे, एयर में से करंट पास आउट करना चाह रहे थे। और एयर में से करंट को पास आउट करना कहलाता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एयर। वायु में से, जो कि नॉन कंडक्टर मीडियम है, वायु में से इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को प्रवाहित करना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, हिंदी में बोलते हैं विद्युत विसर्जन। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विद्युत विसर्जन कहलाता है ये बात। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ये करवाना चाह रहे थे, इसलिए इस ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब और इस एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, हिंदी में बोलते हैं विसर्जन नली का प्रयोग। विसर्जन नली का प्रयोग क्यों कहते हैं, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। विसर्जन नली का प्रयोग, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, और इस ट्यूब को विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का फिनोमिनन करवाया जा रहा था। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का फिनोमिनन क्या होता है, कैसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एयर। एयर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करने का जो घटनाक्रम है उसे बोलते हैं विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का फिनोमिनन करवाना चाह रहे थे क्रूक्स। ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, बता दिया मैंने। रेडियो वेव्स को फिर साथ में मिक्स करके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाते, वो रेडियो वेव्स को मिक्स करके इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाते, तो वो रेडियो वेव्स विजिबल रेज में कन्वर्ट हो जाती। और टेलीविजन की डिस्कवरी के अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, जिसको जेएल बेयर्ड भी करवाने में लगे थे, क्रूक्स भी कोशिश करने में लगे थे। क्रूक्स को सक्सेस मिली थी और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने जो है वो, और फिर जेएल बेयर्ड को बताया ये बात, और जेएल बेयर्ड ने फिर आगे के एक्सपेरिमेंट करते हुए टेलीविजन की डिस्कवरी की। कॉम्पिटिटर भी थे और फ्रेंड्स भी थे अच्छे। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का फिनोमिनन इसके अंदर करवाया जाना था उनको। अब लोगों ने सोचा कि ये जो क्या करना चाह रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास आउट होगा, लेकिन उनको विश्वास था कि जैसे थंडरिंग ऑफ लाइट होता है, बादल कड़कते हैं, बिजली गिरती है, उसी तरह से एक ये हो गया क्लाउड, एक ये हो गया मान लीजिए अर्थ, तो इसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो वोल्टेज बढ़ाते गए, लगभग 20,000 वोल्ट का वोल्टेज दोनों मेटल प्लेट्स के बीच हार्ड ग्लास ट्यूब के अंदर जनरेट कर दिया। हाई वोल्टेज, वेरी वेरी हाई वोल्टेज। जो नॉर्मल हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती ना, वो कितनी होती है, 220 वोल्ट की।
है ना, 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है, कितनी खतरनाक होती है। और बिजली के खंभों पर कई बार उससे ज्यादा वोल्टेज आता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 440 वोल्ट भी होता है, तो वहां लिखा होता है खतरा, है ना। यहाँ तो 20,000 वोल्ट का वोल्टेज दिया दोनों प्लेट्स के बीच में, और 20,000 वोल्ट का वोल्टेज देने के साथ साथ प्रेशर कम करते गए, अंदर लगभग 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर ऑफ Hg, इतना लो प्रेशर, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर अंदर क्रिएट किया, इतना लो प्रेशर, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ऑलमोस्ट वैक्यूम। इसलिए इसको वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब को वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है, निर्वात नलिका, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। निर्वात नली का प्रयोग भी कहते हैं, विसर्जन नली का प्रयोग या निर्वात नली का प्रयोग, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाते हैं। वैक्यूम ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट वैक्यूम, जो नॉर्मल एयर का प्रेशर होता है, नॉर्मल जो अभी हम फील करते हैं, जैसे इस रूम का जो प्रेशर है वो है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं, 1 ATM प्रेशर बोलते हैं। 760 मिलीमीटर, उस 760 मिलीमीटर को कम करते करते 100 मिलीमीटर, उसके बाद 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 में भी उसके बाद में 0.0001 मिलीमीटर। तो कहाँ 760 और कहाँ 0.00, जितना हम एयर कम करते जाएंगे अंदर प्रेशर कम होता जाएगा। ये जो हमें प्रेशर फील होता है ये एयर की वजह से होता है। अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं जहाँ कोई एयर नहीं है तो वहां कोई प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या, हार्ड ग्लास ट्यूब के अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूम ही क्रिएट कर दिया, इसलिए इसको वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। और उन्होंने देखा कि वास्तव में जो है ना, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट को फील करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, गैल्वेनोमीटर और अमीटर लगा दिया यहाँ पर, चाहे तो गैल्वेनोमीटर लगा दो चाहे अमीटर लगा दो, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन मिलने लगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है। और बड़ी खुशी हुई क्रुक्स को, क्रुक्स डांस करने लगे कि अरे वाह, मैंने एयर में से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवा दिया, मैंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवा दिया। लेकिन उसी दौरान क्रुक्स ने एक बात देखी, फील की, ऑब्जर्व की कि जब इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा था एयर में से, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा था, तो यहां पर उनको कुछ ब्राइट ग्रीनिश रेज दिखाई दी, ब्राइट ग्रीनिश रेज दिखाई दी इस जगह पर। इलेक्ट्रिक करंट तो मिल रहा था, गैल्वेनोमीटर या अमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग गया था, लेकिन कुछ जो है वो रेज दिखाई दी यहाँ पर ब्राइट ग्रीनिश कलर की, जो कभी ब्राइट ग्रीनिश हो जाती, कभी इनविजिबल हो जाती थी, कभी वापस जो है ना हल्की हल्की ब्राइट कलर की हो जाती थी, ब्राइट व्हाइटिश कलर की हो जाती थी, सिल्वरी कलर की, और जनरली वो ब्राइट ग्रीनिश रेज के रूप में मिली थी क्रुक्स को। उन्होंने उसको लिखा था ब्राइट ग्रीनिश, आई ऑब्जर्व्ड सम ब्राइट ग्रीनिश रेज। तो उनको लगा ये रेज कहाँ से आ रही है, ये रेज क्या है, ये कहाँ से अचानक से यहाँ पर ब्राइट ग्रीनिश सा क्यों मिलने लग गया। तो उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर ही वापस ट्यूब को खोला और इसके अंदर एक ऑब्स्टेकल रख दिया बीच में, फिर वापस एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी चीज का ऑब्स्टेकल रख दिया नॉन ट्रांसपेरेंट। तो उन्होंने देखा कि उस ऑब्स्टेकल की शैडो इधर बन रही है, ऑब्स्टेकल की शैडो इधर बन रही है। अगर मान लीजिए जैसे लाइट इधर है और मैं इधर खड़ा हूं तो मेरी शैडो इधर बनेगी, लाइट का सोर्स इधर, तो अगर मान लीजिए लाइट इधर से आ रही तो मेरी शैडो इधर बनेगी, तो शैडो इधर बन रही थी, इसका मतलब ये जो रेज है ये इधर से इधर मूव कर रही है, और ये वाला क्या है, कैथोड। इसलिए इन रेज को हम बोलने लगे कैथोड रेज। क्रुक्स ने उनको कैथोड रेज कह दिया। फैराडे ने भी ऐसी रेज पहले से अब ऑब्जर्व कर रखी थी, लेकिन पूरा जो एक सॉलिड प्रैक्टिकल किया था और साइंटिफिक वर्ल्ड को बताया था क्रुक्स ने। और इस तरह से हम भी आज भी वैक्यूम ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट करवा के लैब में परफॉर्म करवा के इन रेज को आज भी फील कर सकते हैं, कैथोड रेज, और इनका नाम पड़ा कैथोड रेज। और इस तरह क्रुक्स को ज्यादा इनसे कोई मतलब नहीं था। बाद में आगे जाकर के हमें पता चला जे थॉमसन एंड अदर साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से कि ये जो कैथोड रेज है बेसिकली दीज आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये घूमते हुए, भागते हुए, मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन है, जो कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये बाद में पता चला, क्रुक्स को ये सब मालूम नहीं था, क्रुक्स तो इनको रेज ही मान के चल रहे थे। और क्रुक्स अपने टेलीविजन के एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ गए, उनको क्या मतलब, वो तो फिजिक्स के इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट थे और उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था।
और उन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई। उन्होंने कहा कि ये दीज सम ब्राइट ग्रीनिश रेज आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड द सोर्स ऑफ दीज रेज, इन जो ये रेज है इनका सोर्स कैथोड लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं जब ऑब्स्टेकल रखा तो उसकी शैडो उधर बनी, तो इसलिए मैं इनको कैथोड रेज बोल देता हूँ। दीज कैथोड रेज आर ऑब्टेन्ड। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मिल गया, अब हम साथ में रेडियो वेव्स को मिक्स कर दें इसके अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो हो सकता है विजिबल रेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और विजिबल रेज में वास्तव में कन्वर्ट हुआ और वो अपनी टेलीविजन की डिस्कवरी में आगे बढ़ गए। एटॉमिक साइंटिस्ट जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को देखा। जे थॉमसन के दिमाग में आया कि अंदर जब ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ये मेटल के प्लेट्स हैं, ये मेटल की प्लेट है, मेटल एटम्स की बनी है, जो ग्लास है वो ग्लास के मॉलिक्यूल्स का बना है, अंदर एयर के पार्टिकल्स ना के बराबर रह गए हैं, तो ये रेज क्या है, इन रेज का सोर्स क्या है, क्या ये रेज इस मेटल प्लेट के अंदर से आ रही है, ये रेज है क्या। जे थॉमसन को लगा कि अगर इन रेज, उनको लगा कि ये इस मेटल के प्लेट के एटम्स के अंदर से आ रही है, और पहली बार क्योंकि अंदर एयर, बीच में एयर पार्टिकल्स तो ना के बराबर थे, और थॉमसन को लगा कि पहली बार हमें एटम के अंदर से आती हुई कोई चीज दिख रही है। वो एटॉमिक साइंटिस्ट थे और उन्होंने कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा और पढ़ करके 1879 में ये एक्सपेरिमेंट क्रुक्स ने किया था। और जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार लैब में रिपीट किया। उनको लगा कि हमें एटम के अंदर से आती हुई कोई रेज मिल रही है, इन रेज से इन पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, इनसे पूछताछ की जाए कि भाई आप कौन हो, कहां से आ रहे हो, क्या हो आप, इनके बिहेवियर को जाना जाए, इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया जाए, इनसे पूछताछ की जाए डेली लाइफ में मैं बोल सकता हूं, तो हो सकता है हमें एटम के अंदर की कोई जानकारी मिल जाए। क्योंकि थॉमसन को ऐसा लगा कि ये रेज इन मेटल प्लेट के एटम्स, इस ये जो मेटल प्लेट जिस मेटल की बनी हुई है उसके एटम्स के अंदर से आ रही है, इसलिए हम इन रेज के एक्सपेरिमेंट करके एटम के इनर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं। और क्रुक्स इनको लेके बैठ गए। क्रुक्स ने इन कैथोड रेज पर बहुत जबरदस्त रिसर्च किया 7 इयर्स तक, 1879 से 1886 तक 7 इयर्स तक क्रुक्स इन पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। अलग अलग मेटल प्लेट्स ले लेकर के, वोल्टेज बदल बदल करके कैथोड रेज पकड़ी, कैथोड रेज का E/m निकाला, चार्ज बाई मास रेशियो, पता चला कि इन पे चार्ज है, इन पे चार्ज होता है, बहुत सारी बातें जो आगे भी बताऊंगा। और क्रुक्स ने 7 इयर्स के एक्सपेरिमेंट के बाद 1886 में डिक्लेयर किया कि दीज कैथोड रेज आर एक्चुअली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विच आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। जो एटम है वो डिविजिबल है, एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम का एक कंपोनेंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हमने पकड़ लिया है और ये भागते हुए इलेक्ट्रॉन हमें कैथोड रेज के रूप में नजर आ रहे हैं। तो ये सारी बात मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। तो ये था आज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट ऑफ विलियम क्रुक्स एंड कैथोड रेज का मिलना। अब कैथोड रेज पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थॉमसन ने और अदर साइंटिस्ट ने, और क्या क्या कंक्लूजन निकाले, और क्या कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकाला, और इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, ये सब बातें आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।